हेलो फ्रेंड्स। आप कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ आज का वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ। आज के वीडियो में हम जानेंगे अकाउंटिंग क्या है, इसकी मेथड्स कौन कौन सी है, किस किस प्रकार के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रहते हैं जिसका कि हम हमारे बिजनेस में एनालिसिस के लिए यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे टूल्स है कि जो हम अकाउंट्स की मदद से तैयार करके हमारे बिजनेस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। अकाउंटिंग है क्या? अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि हम हिस्टोरिकल डाटा का कलेक्शन करते हैं और ये डाटा हम यूज़ करते हैं हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए। अकाउंटिंग का इम्पोर्टेंस क्या है? अकाउंटिंग का इम्पोर्टेंस उतना ही है जितना कि हमारी आंखों का इम्पोर्टेंस हमारे लिए होता है। बिना आंखों के हम देख नहीं पाते कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और अकाउंटिंग भी हमें इस प्रकार का डाटा क्रिएट करने में हेल्प करती है कि जिससे हम हमारा विज़न डेवलप कर पाए और हम देख पाए या जज कर पाए कि हम किस डायरेक्शन में हमारा बिजनेस जा रहा है, ताकि हम सही डिसीजन ले पाए। इसके बाद का पॉइंट आता है मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग में दो टाइप की मेथड्स आती है, एक आती है सिंगल एंट्री और दूसरी आती है डबल एंट्री। सिंगल एंट्री को ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी बोला जाता है, जिसमें कि बिजनेसमैन एक कैश बुक या एक नॉर्मल बुक मेंटेन करता है जिसमें कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट के बारे में जानकारी लिखता है, और कभी कभी कोई पार्टीज के नाम के आगे नॉर्मली लिखता है कि किससे कितने पैसे दिए या किससे कितने पैसे लेना है या देना है। इसके बाद का पॉइंट आता है डबल एंट्री। डबल एंट्री में जनरली तीन वेरिएशंस आते हैं। पहला आता है कैश बेसिस, दूसरा आता है एक्रूवल, और थर्ड आता है हाइब्रिड, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कैश एंड एक्रूवल। तो कैश बेसिस हम तब बोलेंगे कि हम अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं कि जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन को, जब कैश में वो ट्रांजैक्शन डील हो रहा है, यानी एक्चुअल कैश ली जा रही है दी जा रही है, तभी उसका अकाउंट फॉर करते हैं, तब हम बोलते हैं कैश बेसिस पे हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट आता है एक्रूवल बेसिस। अब एक्रूवल बेसिस को ड्यू बेसिस भी बोला जाता है, कि जब हमारा एक्चुअल में कोई ट्रांजैक्शन के प्रति हमारा राइट अराइज होता है या हमारी लाइबिलिटी अराइज होती है, तब हम वो चीज़ को अकाउंट फॉर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक ट्रांजैक्शन एंटर किया है जिसमें कि हमने 3 तारीख को सेल किया है, और वो सेल किया हमने मिस्टर राम को क्रेडिट में, और उसके पैसे हमें मिले मिले हैं 8 तारीख को। तो अगर यही सेम ट्रांजैक्शन को हमको अकाउंट फॉर करना है कैश बेसिस में, तो हम कैश का अकाउंटिंग जब करेंगे तब हम सेल को रिकॉर्ड तब करेंगे 8 तारीख को, कि जब हमें एक्चुअल में कैश मिली है। लेकिन अगर हम एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं, तो हम ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे सेल्स को 3 तारीख को, और उसके बाद जब पैसा रियलाइज हो रहा है तब हम एंट्री उसकी लेंगे कि हमें हमारे डेटर से पैसा रियलाइज हो रहा है। तो यही डिफरेंस है कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस में। इसके बाद का पॉइंट आता है हाइब्रिड। हाइब्रिड यानी कुछ चीज़ों को हम कैश बेसिस पे अकाउंट फॉर करते हैं और कुछ चीज़ों को हम एक्रूअल बेसिस पे अकाउंट फॉर करते हैं। इसके बाद एज ए बिजनेसमैन आपको कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझना चाहिए, जिसमें मेनली 3 टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट आते हैं। सबसे पहला आता है कैश फ्लो, सेकंड आता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और थर्ड आता है बैलेंस शीट। कैश फ्लो। कैश फ्लो जस्ट लाइक अ कैश अकाउंट या कैश बुक जैसा रहता है, जिसमें कि इनफ्लो इज इक्वल टू रिसिप्ट और आउटफ्लो इज इक्वल टू पेमेंट रहता है। और ये पर्टिकुलर पीरियड, यानी 1 वीक का हो सकता है, मंथ का हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, या एनुअल पीरियड का भी हो सकता है। और कैश फ्लो हमें तब यूज़फुल होता है कि जब कोई बिजनेसमैन पूरी की पूरी एक्टिविटी कैश पे करता है, यानी कोई क्रेडिट इन्वॉल्व नहीं है, या कोई बड़ा फिक्स एसेट या मेजर इन्वेस्टमेंट बड़े पैमाने पे नहीं होता है, तब कैश फ्लो से हम प्रॉपर तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे हमने लोन लिया है, कैश फ्लो बता रहा है कि हमारी कैश की पोजीशन अच्छी हो रही है, यानी इनफ्लो बढ़ रहा है, लेकिन लोन जो है वो हमारी लाइबिलिटी को भी बढ़ा रहा है। यहाँ हम सिर्फ कैश फ्लो के बेसिस पे अगर डिसीजन लेंगे कि हमारा इनफ्लो बढ़ रहा है यानी हमारे बिजनेस की पोजीशन अच्छी हो रही है, तो वो गलत हो सकता है। इसके बाद का फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब हम कैश फ्लो का यूज़ नहीं कर पाते हैं, जैसे कि हम कोई क्रेडिट में डील कर रहे हैं, क्रेडिट में परचेज सेल हो रहा है, लोन लिया हुआ है हमने, या बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट हमने फिक्स एसेट्स में करके रखा हुआ है, तो ऐसे केस में हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यूज़ करना पड़ता है। ये एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए ही बनता है कैश फ्लो के जैसा, यानी मंथली हो सकता है, वीकली हो सकता है, एनुअली हो सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय हम कैश, नॉन कैश और डेप्रीशिएशन जैसे भी खर्चों का हम उसमें इफेक्ट लेते हैं, जिससे कि हम सही एंगल में और सही तरीके से प्रॉफिट को या लॉस को जज कर पाते हैं, और ये हमें सबसे ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है जहाँ की कैश फ्लो फेल हो जाता है। इसके बाद का फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट की पोजीशन आपके बिजनेस की बताती है कि आपकी बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है, किस किस फॉर्म में लगा हुआ है, कैसे कैसे लगा हुआ है, ये पूरी डिटेल इसमें आती है।
ये जनरली दो टाइप से बनता है, एक टी फॉर्म बोलते हैं और दूसरा फॉर्म आता है उसका वर्टिकल फॉर्म। टी फॉर्म में लेफ्ट साइड में लाइबिलिटी और राइट साइड में एसेट रहती है, और वर्टिकल फॉर्म में सबसे पहले लाइबिलिटी आती है, उसके बाद उसके नीचे एसेट आती है। अब लाइबिलिटी क्या है? तो लाइबिलिटी में दो चीजें आती हैं। लाइबिलिटी में एक आउटसाइडर लाइबिलिटी आती है और दूसरा आता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है कि जो ओनर का खुद का पैसा लगा हुआ है, आपका कैपिटल हो सकता है, आपका आप में बिजनेस में कमाया हुआ आपका प्रॉफिट या रिजर्व्स का बैलेंस हो सकता है ये। और आउटसाइडर से आपने कोई लोन वगैरह लिया हुआ है तो आउटसाइडर लाइबिलिटी भी उसमें आती है, उसमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों भी आती है। इसको सोर्सेस ऑफ फंड भी बोल सकते हैं कि कहाँ से पैसा आ रहा है, ये पैसा किसका आ रहा है, वो हम लाइबिलिटी साइड को देख के समझ पाते हैं। इसका दूसरा साइड आता है एसेट साइड। एसेट साइड में जनरली इसको हम एप्लीकेशन साइड भी बोलते हैं कि ये जो पैसा आया है वो कहाँ कहाँ लगा हुआ है, यानी फिक्स एसेट में कितना लगा है, फर्नीचर में कितना लगा हुआ है, स्टॉक में कितना है, डेटर्स में कितना है। ये पूरी चीजें हमें बैलेंस शीट का एनालिसिस करके पता चलती है। इसके बाद का पॉइंट आता है टूल्स फॉर कंट्रोल। इसमें जनरली तीन टाइप्स के टूल हम यूज कर सकते हैं। पहला पॉइंट आता है बजट, सेकंड आता है इंटरनल कंट्रोल और थर्ड आता है इंटरनल ऑडिट। पहला पॉइंट आता है बजट। बजट में हमें बिफोर द हैंड हमें डिसाइड करना पड़ता है कि आने वाले एक वीक में, एक मंथ में हम क्या करने वाले हैं। उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस या इनकम से रिलेटेड हमें पूरा बजट बनाना पड़ता है। और ये बजट जो रहता है कुछ एजम्पशंस के बेसिस पे रहता है और ये पर्टिकुलर पीरियड का रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बजट बनाने के बाद एक्चुअल रिजल्ट्स को कलेक्ट करना और वो बजट से कंपेयर करना और देखना कि हमने जो बजट बनाया है और एक्चुअल जो रिजल्ट्स आए इसमें वेरिएशंस कहाँ कहाँ हैं। और ये वेरिएशंस को दो पार्ट में जनरली डिवाइड किया जाता है। एक को हम बोलते हैं वेरिएशन जो कि हमारे कंट्रोल में है, कंट्रोलेबल वेरिएंस, और दूसरे आते हैं नॉन कंट्रोलेबल वेरिएंस। तो बिजनेसमैन को देखना चाहिए कि कौन से कंट्रोलेबल वेरिएंस है, जो कौन से हमारे हाथ में है, उसको हम किस तरीके से कंट्रोल करें। इसमें सेकंड टूल आता है इंटरनल कंट्रोल। अब इंटरनल कंट्रोल क्या है? इंटरनल कंट्रोल ये एक प्रकार का कंट्रोल है जिसमें कि हम हमारी प्रोसेस या एक्टिविटी को इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि उसमें एक पर्सन का काम दूसरा पर्सन ऑटोमेटिकली चेक करे, जिसको मेकर चेकर कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। इसमें हम हमारे जितने भी स्टाफ है उनकी ड्यूटीज सेग्रीगेशन हमें करना पड़ता है, उनकी अकाउंटेबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले से ही प्री डिफाइन करनी पड़ती है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमें इनका पीरियोडिकल रोटेशन भी करना चाहिए ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है तो वो हमें पता चल जाए। इसमें थर्ड टूल आता है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट क्या है? इंटरनल ऑडिट में एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता है कि जो फाइनेंशियल, ऑपरेटिंग और स्ट्रेटेजिक फंक्शंस को देखता है और उसी के साथ साथ बिजनेस के इंटरनल कंट्रोल्स को भी देखता है और बिजनेस को एडवाइस करता है मैनेजमेंट को कि आप इसको किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि आप अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए। एज ए मैनेजमेंट आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है जब आप किसी को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करते हैं। सबसे पहले तो उसका स्कोप फिक्स होना चाहिए कि क्या चीज़ें इसके स्कोप में आएंगी, क्या नहीं आएंगी। दूसरी चीज़ क्वालिफिकेशन ऑफ इंटरनल ऑडिटर। तो क्वालिफिकेशन इंटरनल ऑडिटर का क्या रहेगा? वो पर्सन क्वालिफाइड होना चाहिए। जैसे कि इंडिया में अगर आप काम कर रहे हैं तो सीए होता है और आउटसाइड इंडिया सीपीए भी इंटरनल ऑडिटर करके अपॉइंट होते हैं। उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके राइट्स क्या रहेंगे, उसके बाद स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या क्या है मैनेजमेंट की, इसके कुछ फॉर्मेट अगर है तो वो फिक्स किए जाने चाहिए। उसके बाद इसका पीरियोडिसिटी क्या रहेगा वो भी फिक्स होना चाहिए, पीरियोडिकल इंटरवल पे है ये कंटिन्यूस होगा। और इसमें प्रिफरेबल होना चाहिए कि अगर आउटसाइडर को आप अपॉइंट कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। बात आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि अकाउंटिंग हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हमें हमारे बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके लिए आप हमारी सहायता भी ले सकते हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.wisdomplus.in। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बिल को दबाना मत भूलिए। थैंक यू।